हेलो स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं 11th क्लास फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ तनाव और इंग्लिश में इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी द्रव है द्रव है तो उसकी जो सतह होती है वो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे आपने देखा होगा जो गिलास होता है, गिलास गिलास में जो पानी होता है उसकी जो लेयर है वो यहाँ तक होती है, लेकिन पानी कुछ ऐसे ऊपर तक यूँ चढ़ जाता है। यूँ चढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ द्रव है उसकी सतहों के बीच में एक बल लगता है जिसे हम अंतर आणविक बल कह देते हैं। इसी कारण इसी कारण ये तो जैसे एक गिलास है उसमें पानी ऊपर, सतह इसकी यहाँ तक होती है लेकिन ये कुछ ऊपर तक यहाँ तक चला जाता है, आपने देखा होगा। और यहाँ क्या है, एक अंतर आणविक बल कार्य करता है। अंतर आणविक बल कार्य करता है। अगर इसे ज़रा सा टच कर दे तो ये पानी नीचे आना शुरू कर देता है। नीचे आना शुरू कर देता है। तो किसी द्रव की सतह की अपनी प्रवृत्ति होती है कि वो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहती है। और क्यों ग्रहण करना चाहती है? क्योंकि इसकी सतह के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे हम पृष्ठ तनाव कह देते हैं। पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव होता है। चलिए पृष्ठ तनाव बाद में देखेंगे, इससे पहले हम अंतराणविक बल। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसे अंतराणविक बल कहते हैं, अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अंतराणविक बल कहलाता है। अंतराणविक बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। तो जो अंतराणविक बल होता है ये दो प्रकार का होता है भाई। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है तो यहाँ से दो तरह का हो जाएगा। अगर आकर्षण है तो उसे सहसंजक कहेंगे और प्रतिकर्षण है तो उसे आसंजक कहेंगे, और अगर आकर्षण है तो उसे सहसंजक कहेंगे। ठीक। तो सहसंजक क्या होगा, समान पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगेगा उसे हम सहसंजक कह देंगे। समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है। सहसंजक बल कहलाएगा। यह बल द्रवों में न्यूनतम व गैसों में न्यूनतम होता है। ठीक है। आसंजक में क्या होगा, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। ठीक। जैसे किसी एक द्रव की दो बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है। दो बड़ी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेंगी।
देखिए ससंजक में क्या था, द्रव की किसी एक द्रव की दो बूंदें मिलकर परस्पर संपर्क में आने पर बड़ी बूंद बना लेती हैं। और असंजक में क्या होगा, चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। यह असंजक बल होता है। पानी की परत द्वारा चिकनी कांच की दो प्लेटों को पृथक करना मुश्किल हो जाता है। भाई जो कांच की प्लेटें होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, जैसे कांच के गिलास होते हैं, उन्हें हम एक के ऊपर एक रख दें यूँ करके तो वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि दोनों कांच हैं तो इनके बीच में ससंजक बल लगेगा, इसलिए वो चिपक जाते हैं। ठीक। असंजक में देखिए कागज व गोंद के मध्य असंजक बल के कारण ही एक कागज दूसरे कागज पर चिपक जाता है। दोनों के बीच में असंजक लगेगा, दोनों अलग अलग पदार्थ के अणु हैं। ठीक। आगे देखिए, पारे की बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में विभक्त करना मुश्किल होता है, ये ससंजक बल है। जल कांच की सतह को असंजक बल के कारण ही भिगोता है, जो जल होता है कांच की प्लेट को भिगो देता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये दोनों के एग्जाम्पल थे। और भी बहुत सारे आप के पास जो बुक हो आप वहाँ से देख सकते हैं। आसंजक व ससंजक बल अणुओं के मध्य दूरी की अष्टम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, असंजक ससंजक और असंजक बल अणुओं के मध्य की दूरी की अष्टम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए फोर्स है और दूरी आर है, तो ये आठवीं घात के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है कि जितनी दूरी कम होगी उतने गुना ही, उतना उसका 8 गुना जो बल है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक। चलिए इसके बाद प्रस्ताव देखते हैं। प्रस्ताव किसे कहते हैं? देखिए यहाँ कह रहे हैं किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह किसी तनी हुई झिल्ली की के समान व्यवहार करती है और न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है, प्रस्थ तनाव कहलाता है। मैंने आपसे बताया था कि जो गिलास में पानी होता है वो इसके ऊपरी सतह तक ऐसे पहुंच जाता है, तो ये तनी हुई सतह है, तनी सतह है। और तनी क्यों है, क्योंकि ये न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहती है। द्रव की छोटी बूंद गोल होती है क्योंकि प्रस्ताव के कारण द्रव सतह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती है। तो ये प्रस्ताव है। आगे देख लेते हैं। चेष्टा करती है दिए गए आयतन के लिए गोले का प्रस्थ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है। प्रस्ताव को हम कैसे कर सकते हैं कि भाई दो लाइनें हैं, इनके बीच में जो बल लगेगा उसे हम प्रस्ताव कहेंगे। तो बल T इक्वल एफ अपॉन में एल हो जाता है। एफ क्या है, जो बल है, और एल जो काल्पनिक रेखा है उनकी लंबाई है। इसे टी से डिनोट कर देते हैं, टी सरफेस टेंशन। ठीक है, वही बात कह रहे हैं। प्रस्ताव का संख्यात्मक मान द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक सरल रेखा की एकांक लंबाई पर किसी एक ओर लगने वाले बल के तुल्य होता है। बल की दिशा रेखा की लंबाई और द्रव पृष्ठ के स्पर्शीय होती है। अतः यदि काल्पनिक रेखा के एक और बल F लग रहा हो तो टी होगा हमारा F अपॉन में एल,
और यहाँ कह रहे यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठ के क्षेत्रफल व काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा अद्वितीय है। इसकी दिशा अद्वितीय मतलब कहीं भी हो सकती है, आप इसे फिक्स नहीं कर सकते, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसकी विमा हो जाती है mt, ठीक है। बल नियतांक के समान। इकाई यानी कि जो इसका मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर SI है। डाइन पर सेंटीमीटर CGS हो जाती है। यह एक आणविक घटना है। वह इसका मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो ताप होता है और अघुलनशील पदार्थ होते हैं, अशुद्धियाँ क्या देते हैं, अशुद्धियाँ। तो ये दोनों पृष्ठ तनाव को प्रभावित कर देती हैं। ताप कैसे होता है? फिर ताप में क्या है, ताप अगर हम किसी वस्तु का ताप बढ़ा दें, किसी वस्तु का ताप बढ़ा दें तो उसके अणुओं के बीच में जो ससंजक बल लग रहा है वो टूट जाता है, वो टूट जाता है और वो फिर ज़्यादा जगह में फैलती है। जैसे जो सूप होता है, सूप होता है, आपने देखा होगा ठंडा सूप इतना स्वादिष्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो हमारी जीभ की स्वाद इंद्रियाँ होती है वो उन पे पूरी तरह से फैल नहीं पाता, वो जगह जगह रह जाता है। लेकिन जैसे उसे गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं के बीच का जो बल है वो टूट जाता है, टूट जाता है। अब ये सूप क्या है, जो स्वाद इंद्रियाँ हमारी जीभ की वो उन पे सब जगह फैल जाता है, इसलिए हम उसका टेस्ट अच्छे से ले पाते हैं। तो ताप एक कारक हुआ पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने का। अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ जैसे पानी है, पानी है तो पानी में मिट्टी का तेल मिला दो, मिट्टी का तेल मिला दो तो इसके यहाँ जो अणु हैं इनका जो बल है या पृष्ठ तनाव है वो टूट जाता है, टूट जाता। अब क्या होता है, जो मच्छर आते हैं, मच्छर इस पर बैठेंगे। अब जल की सतह का पृष्ठ तनाव टूट चुका है इसलिए वो इसमें डूब के मर जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ मच्छर हो रहे हो पानी में वहाँ मिट्टी का तेल डाल दो या पेट्रोल डाल दो तो मच्छर ख़त्म हो जाते हैं, उसकी बदबू से नहीं जाते, वो उसके अंदर डूब के मर जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है। द्रव का पृष्ठ तनाव उसके क्वथनांक पर शून्य होता है तथा क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का गुण विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। क्रांतिक ताप पर गैस व द्रव के लिए अंतराण्विक बलों का मान समान होता है। वह द्रव बिना किसी प्रतिरोध के बहते हैं। अल्प तापांतर के लिए पृष्ठ तनाव में परिवर्तन रेखीय होता है जो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, भाई इतना नहीं लिखना है आपको, ये पूरा पोर्शन छोड़ देना, फालतू में दे रखा है, ठीक। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसके। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा स्वादिष्ट लगता है। सर्दियों में मशीनों के पुर्जे जाम हो जाते हैं, सर्दियों में मशीनों के पुर्जे जाम हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, अशुद्धियाँ। द्रव की सतह पर उपस्थित अथवा उसमें घुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठ तनाव को प्रभावित करती हैं तथा यह प्रभाव अशुद्धियों की मात्रा पर निर्भर करता है। सोडियम क्लोराइड जैसी जल में उच्च घुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठ तनाव बढ़ाती हैं, जबकि फिनॉल जैसी अल्प घुलनशील अशुद्धियाँ जल का पृष्ठ तनाव घटा देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप साधारण पानी में नमक या चीनी घोल दें तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ये भी एक अशुद्धियाँ हैं। जल के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दें तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठ तनाव के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव के उदाहरण क्या होते हैं?
देखिए, पानी छोटी बूंद होती है, छोटी बूंद गोल होती है और जो बड़ी बूंद होती है वो चपटी होती है। चपटी होती है, वो चपटी क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लग जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए पारे की जो छोटी बूंद है वो गोल रहेगी और बड़ी बूंद चपटी हो जाती है। ये और ज़्यादा चपटी हो गई। ठीक है। प्रस्तराव के कारण छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि इन पर गुरुत्व बल नगण्य होता है। बड़ी बूंदें मध्य से कुछ चपटी हो जाती हैं, जबकि सिरों पर गोलाकार होती हैं। सिरों पर गोलाकार होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, दूसरे में कह रहे हैं जब ग्रीस लगी हुई सुई आहिस्ता से स्थिर जल की सतह पर रखी जाती है तो सुई भारी होने पर भी जल की सतह पर तैरती है। तो सुई भारी होने पर भी जल की सतह पर तैरती है क्योंकि उस पर ग्रीस लगा है। और ग्रीस क्या है? ग्रीस एक सरफेस टेंशन लगा देता है जल की सतह पे, इसलिए वो तैरती रहती है। क्योंकि प्रस्तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक सुई के भार को संतुलित कर देता है। ऊर्ध्वाधर घटक जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यदि सुई का एक सिरा जल पृष्ठ के अंदर चला जाए तो सुई डूब जाएगी। भाई, अगर एक सिरा जल के अंदर चला जाए तो सुई डूब जाती है। ठीक है। नंबर 3 देखिए, करें जब पिघली हुई धातु को द्रव में डुबोया जाता है तो इसकी धार क्या है? इसकी धार टूट जाती है। टूट जाती है, क्यों टूट जाती है? प्रस्तनाव के कारण टूट जाती है। भाई, वायु में प्रस्तनाव ज़्यादा है पिघली धातु का, लेकिन जल में जाते प्रस्तनाव कम हो जाता है। कम हो जाता है तो वो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण कर लेती है, इसलिए छोटे छोटे भागों में विखंडित हो जाती है। देखिए, जब पिघली हुई धातु किसी उचित ऊंचाई से जल में गिराई जाती है तो गिरती धातु की धारा टूट जाती है तथा विखंडित भाग छोटी छोटी गोलियों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको। नंबर 4 देखिए। 4 में क्या कह रहे हैं? हमारे पास में एक फ्रेम है। हमारे पास में फ्रेम इसे साबुन के घोल में डुबो दें। एक फ्रेम है, इसे साबुन के घोल में डुबो दें तो इसमें क्या है? इसमें एक फिल्म बन जाती है साबुन के घोल की, और इसके बीच में अगर एक धागा रख दें तो धागा कुछ समय के बाद में क्या है? गोल हो जाता है। ये गोल बन जाता है धागा। गोले का रूप ग्रहण कर लेता है। ये प्रस्तनाव की वजह से होता है। तार का एक फ्रेम लें और इसे साबुन के घोल में डालें। बाहर निकालने पर इसमें साबुन के घोल की जाती है। झिल्ली पर गीले धागे का एक लूप रखें। अब लूप को मध्य झिल्ली को किसी पिन से तोड़ दें। लूप के मध्य को किसी पिन से तोड़ दें तो लूप शीघ्रता से वृत्ताकार हो जाएगा। वृत्ताकार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, शेपिंग ब्रश या पेंटिंग ब्रश जो होते हैं वो पानी में डालते ही बिखर जाते हैं और बाहर निकलते ही चिपक जाते हैं। ये भी प्रस्तनाव का एग्जाम्पल है। 6 में कह रहे हैं यदि कपूर का एक छोटा टुकड़ा जल की सतह पर रख दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो नाचने लगता है, अनियमित गति करने लगता है। इसका कारण यह है कि असमान आकृति का कपूर असमान रूप से पानी में घुलता है। वह पानी के पृष्ठ तनाव को स्थानीय रूप से कम करता है, अतः अनियमित बल उसे भिन्न भिन्न दिशाओं में तेजी से घुमाता है। भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नंबर 7 में देखिए, क्योंकि प्रत्येक बूंद पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की चेष्टा करती है, वह दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ठीक। नंबर 8, ठंडे पानी की सतह पर तेल की बूंद फैल जाती है जबकि गर्म पानी की सतह पर वह वैसी ही बनी रहती है। इसका कारण यह है कि तेल का प्रस्तनाव ठंडे पानी से कम और गर्म पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है। बड़े अच्छी चीज़ें पहली बार आ रही होंगी आपको। देखिए, इसके बाद प्रस्तनाव के अनुप्रयोग आ जाते हैं। तो प्रस्तनाव के अनुप्रयोग नंबर 1 में कह रहे हैं कपड़े पर लगे तेल अथवा ग्रीस के धब्बे शुद्ध जल से नहीं हटाए जाते। जब जल में साबुन घोला जाता है तो प्रस्तनाव घट जाता है। परिणाम स्वरूप साबुन के घोल व तेल अथवा ग्रीस के धब्बे के मध्य आसंजक बल बढ़ जाता है। इस प्रकार तेल, ग्रीस व धूल के
कण साबुन के घोल के साथ आसानी से मिल जाते हैं और कपड़ा आसानी से धुल जाते हैं, इसलिए साबुन का यूज़ करते हैं तेल ग्रीस के धब्बों को हटाने के लिए। जीवाणुनाशक मलहमों के प्रस्तनाव का मान कम रखा जाता है। प्रस्तनाव का मान कम होने पर मलहम त्वचा पर अथवा घाव पर आसानी से फैल जाता है। प्रस्तनाव कम रखने की वजह से फैल जाता है, ज़्यादा रहेगा तो नहीं फैलेगा, जैसे सूप के साथ हुआ था। ठीक है, आगे तेलीय स्नेह को व पेंट्स का प्रस्तनाव कम रखा जाता है। जो पेंट होते हैं उनका प्रस्तनाव कम रखा जाता है ताकि वे आसानी से क्षेत्रफल में फैल जाए। तेल जल पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का प्रस्तनाव ठंडे जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। नंबर 5, समुद्र में उठी लहरों को तेल डालकर शांत किया जाता है। समुद्र में जो लहरें उठती हैं उन्हें तेल डाल के शांत कर देते हैं क्योंकि भारी हो जाती है। विद्युत परिपथ में तारों को टाँका करते समय फ्लक्स लगाने पर पिघले टिन का प्रस्तनाव घट जाता है, जिससे वह आसानी से फैल जाता है। जो टाँका लगाया जाता है धातु का, इसलिए वो फैल जाता है। ठीक है, आज के लिए इतने टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हो गए। सारे टॉपिक आपको समझ आए होंगे। अच्छे से इन्हें नोट करना है और कॉपी में लिखना है। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है, जिससे आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।